हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लॉजिक पर। आज हम पढ़ेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, फंडामेंटल राइट्स आर अ काइंड ऑफ नेगेटिव राइट्स। दे ले डाउन सर्टेन थिंग्स दैट मस्ट नॉट बी डन बाय द स्टेट इफ आई विश टू अचीव जस्टिस, दैट इज इनइक्वालिटी, आर्बिट्रेरीनेस एक्सेट्रा। फंडामेंटल राइट्स एक नेगेटिव राइट्स की तरह होते हैं। ये एक ऐसी चीज़ें बताते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो स्टेट के द्वारा नहीं करनी चाहिए, जैसे कि इनइक्वालिटी नहीं करनी चाहिए स्टेट को, और आर्बिट्रेरीनेस नहीं करना चाहिए। वाइल DPSPs मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर अ काइंड ऑफ पॉजिटिव राइट्स विच ले डाउन certain things that state must do to meet the ends of justice। DPSP एक पॉजिटिव राइट्स होते हैं जो ऐसी चीज़ें बताते हैं जो स्टेट को करनी चाहिए अगर वो जस्टिस को पाना चाहता है तो। इसके बाद सेकंड पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स आर मोर कंसर्न विद पॉलिटिकल जस्टिस वाइल DPSPs आर मोर कंसर्न विद सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस। फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल जस्टिस की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और DPSP सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस की तरफ। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल राइट्स विच कैन बी सेटल्ड और एनफोर्स्ड बाय कोर्ट्स। फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल होते हैं, मतलब इनको कोर्ट के द्वारा एनफोर्स कराया जा सकता है। इट मीन्स दैट इफ स्टेट्स सेंटर एंड स्टेट फेल टू रिस्पेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, देयर इज अ रेमेडी टू अप्रोच टू द कोर्ट्स विच कैन डायरेक्ट द स्टेट इन डूइंग सो। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो वो कोर्ट में जाकर रेमेडी के लिए अप्रोच कर सकता है और स्टेट उससे रेमेडी देने के लिए लायबल होगा। इसके बाद है DPSPs आर नॉन जस्टिशिएबल राइट्स। ये हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने DPSP का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। DPSPs आर नॉन जस्टिशिएबल राइट्स दैट इज इफ स्टेट डज नॉट फॉलो और टेडर टू देम एन इंडिविजुअल कैन नॉट अप्रोच टू अ कोर्ट। ये DPSP जो होते हैं वो नॉन जस्टिशिएबल होते हैं। इसका मतलब है कि अगर इनको फॉलो नहीं करा जाता है तो आप इसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसके बाद है रिलेशन बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स। इसमें सबसे पहला केस है चंपाकम थोराईराजन केस 1951, स्टेट ऑफ मद्रास से चंपाकम थोराईराजन। डिस्प्यूट वॉज अरोज बिटवीन आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 क्लोज 2 ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड आर्टिकल 46 ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एक डिस्प्यूट था आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 क्लोज 2 फंडामेंटल राइट्स के और आर्टिकल 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के। आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 29 क्लोज 2 ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्रमोट्स इक्वालिटी बट आर्टिकल 46 ऑफ DPSP प्रमोट्स वीकर सेक्शंस। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 क्लोज 2 फंडामेंटल राइट्स की ये इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं और जबकि आर्टिकल 46 DPSP का ये वीकर सेक्शंस को प्रमोट करने की बात करता है। It was held that in case of any conflict between fundamental rights and directive principles, fundamental rights would prevail and DPSP will supplement fundamental rights। इस केस में ये हेल्ड हुआ कि अगर कभी भी कुछ भी कंफ्लिक्ट अरोज होगा फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में तो उसमें हमेशा फंडामेंटल राइट्स ही प्रिवेल करेंगे और DPSP उसको फंडामेंटल राइट्स को सप्लीमेंट करेगा। इसके बाद आया फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। Parliament has added Article 15 Clause 4 to the Fundamental Rights which promotes the state for making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and scheduled tribes। इसके बाद फर्स्ट अमेंडमेंट में पार्लियामेंट ने ऐड किया आर्टिकल 15 क्लोज 4 फंडामेंटल राइट्स में। ये बात करता है कि स्टेट कुछ भी स्पेशल प्रोविजन बना सकता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को प्रमोट करने के लिए एंड SC और ST को प्रमोट करने के लिए। इसके बाद इन केरला एजुकेशन में 1958 में आया। ये इसमें कहा गया द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट दो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन नॉट ओवरराइड द फंडामेंटल राइट्स, नेवरदलेस इन डिटरमाइनिंग द स्कोप एंड एम्बिट ऑफ फंडामेंटल राइट्स द कोर्ट मे नॉट एंटायरली इग्नोर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बट शुड अडॉप्ट द principles of harmonious construction and should attempt to give effect to both as much as possible। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओवरराइड तो नहीं कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को, बट
अगर स्कोप और एम्बिट फंडामेंटल राइट्स का डिसाइड करना है तो उसमें आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद है गोलकनाथ केस 1967 का। सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रिज फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को छेड़ नहीं कर, मतलब उसको अब्रिज नहीं कर सकती है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकती है। इसके बाद आया 24th अमेंडमेंट 1971। पार्लियामेंट हैज एडेड आर्टिकल 13 क्लोज 4 and Article 368 Clause 3 in the Constitution, which empowers Parliament to amend any part of the Constitution. Parliament ने ऐड कर दिया आर्टिकल 13 Clause 4 and आर्टिकल 368 Clause 3 कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है। इसके बाद आया 25th अमेंडमेंट 1972। इसमें कहा गया आर्टिकल 31C was added. No law for giving effect to directive principles can be declared unconstitutional on the ground that it is violating Article 14, 19 and 31। तो इसमें ये कहा गया कि कोई भी लॉ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफेक्ट देने के लिए बनाया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं ठहराया जा सकता है कि इस ग्राउंड पर कि वो वॉयलेट कर रहा है आर्टिकल 14 को, 19 को एंड आर्टिकल 31 को। इसके बाद आया बहुत फेमस केशवानंद भारती केस 1973 में। इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हैज कम। इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई थी। आर्टिकल 31 क्लोज C was held unconstitutional as it has taken the power of judicial review against Article 14, 19 and 31। आर्टिकल 31C को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया गया बिकॉज ये जुडिशियल रिव्यू की जो पावर थी हमारे कोर्ट के पास, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास या किसी भी हाई कोर्ट के पास, तो वो उन्होंने ले ली थी। आर्टिकल 14 और 19 एंड 31 में हम जुडिशियल रिव्यू नहीं लगा सकते थे। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एम एट द सेम गोल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ सोशल रेवोल्यूशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट एंड दे कैन बी इंटरप्रेटेड एंड अप्लाइड टुगेदर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक ही गोल पर अपना एम बनाते हैं, मतलब सोशल रेवोल्यूशन ही और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट इनका एम होता है, तो इनको आप एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। It can well be said that directive principles prescribed the goal to be attained and the fundamental rights lay down the means by which that goal is to be achieved। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमें एक गोल बताते हैं कि हमें इस गोल तक जाना है, और फंडामेंटल राइट्स उस गोल तक पहुंचने के लिए क्या क्या मीन्स का यूज होगा वो हमें बताते हैं। इसके बाद आया 42nd अमेंडमेंट 1976। Added Article 368 Clause 4 and Article 368 Clause 5 which conferred unlimited amending power to the Parliament। इस अमेंडमेंट में आर्टिकल 368 Clause 4 आया और आर्टिकल 368 Clause 5 आया जो कि अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर देता था पार्लियामेंट को। इसके बाद मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के केस में द मेजॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन पार्ट 3rd एंड पार्ट 4th। सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी ने ये कहा, ऑब्जर्व किया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेनली एक बैलेंस पर डिपेंड करता है, पार्ट 3rd और पार्ट 4th में के बैलेंस पर डिपेंड करता है। टू गिव एब्सोल्यूट प्राइमेसी अप टू वन ओवर द अदर इज टू डिस्टर्ब द हार्मोनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम किसी एक को उन दोनों में से किसी एक को प्राइमेसी दे देंगे, मतलब उनमें से एक ही प्रिवेल करेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा बैलेंस है वो बिगड़ सकता है, विच इज द एसेंशियल फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। टू डिस्ट्रॉय द गारंटीज गिवन बाय पार्ट 3rd इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स ऑफ पार्ट 4th इज प्लेनली टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम पार्ट 3rd में दी हुई गारंटी को डिस्ट्रॉय करने, मतलब पार्ट 4th में जो हमें गोल अटेन करना है, अगर उसके लिए हम पार्ट 3rd को जो उसमें राइट्स दिए गए हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे तो इसका कोई मतलब ही नहीं बैठता है। By the amendment introduced by Section 4 of the 42nd Amendment, Article 14 and 19 stand abrogate at least in regard to the categories of laws described in Article 31C. The court held that the unamended Article 31C is valid as it does not destroy any of the basic structure of the Constitution। कोर्ट ने कहा कि जो unamended था आर्टिकल 31C वो तो वैलिड था और ये किसी भी बेसिक फीचर को डिस्ट्रॉय नहीं करता था। द अनअमेंडेड आर्टिकल 31C गिव्स प्रोटेक्शन टू डिफाइंड एंड लिमिटेड कैटेगरीज ऑफ लॉज दैट इज specified in Articles 39 Clause B and C
There is no conflict between directive principles and fundamental rights. They are complementary to each other. It is not necessary to sacrifice one for the sake of the other. इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स में कुछ भी कन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक को अटेन करने के लिए दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दें. एज डिस्क्राइब्ड बाय ग्रैनविल ऑस्टिन, द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द कंसाइंस ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. जैसा कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कंसाइंस है. It can well be said that the directive principles prescribe the goal to be attained and the fundamental rights lay down the means by which that goal is to be achieved. 25th Amendment gave primacy of directive principles contained in Articles 39 Clause B and Clause C over the fundamental rights in Articles 14, 19 and 31. The 42nd Amendment gave precedence to all the directive principles over the fundamental rights guaranteed in Articles 14, 19 and 31 of the Constitution. इसे हम एक सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं. इस टाइम प्रेजेंट पोजीशन क्या है? फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट 14 एंड 19. इसमें सबसे पहली जो पोजीशन होगी वो ये होगी, जो भी फंडामेंटल राइट्स है, सारे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आर्टिकल 14 और 19 को छोड़कर. उसके बाद पोजीशन है हमारी डीपीएसपी की 39B एंड 39 क्लोज सी की. ओके, देन इसके बाद फंडामेंटल राइट्स आएंगे आर्टिकल 14 एंड 19 एंड फिर इसके बाद आएगा डीपीएसपी एक्सेप्ट आर्टिकल 39 क्लोज बी एंड आर्टिकल 39 क्लोज सी. आई थिंक ये बहुत इजी चार्ट बना दिया है हमने. आपको याद करने में ये इजी रहेगा और रिलेशन और डिस्टिंक्शन पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, तो आप इसे अच्छी तरह से लर्न करके जाइएगा. DPSP Article 39 Clause B and Article 39 Clause C has been given precedence over the fundamental rights 14 right to equality and 19 freedom of speech and expression. तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा डिस्टिंक्शन एंड रिलेशन बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आया होगा. आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं. मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.